नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा अनुसूची के गुण, मेरिट्स ऑफ एडवांटेज ऑफ शेड्यूल। हमने पूर्व टॉपिक में ये अनुसूची के बारे में आपको बताया था, जिसमें अनुसूची के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य और प्रकार, इनके बारे में हम पूर्व टॉपिक में आपको बता चुके हैं। इस टॉपिक में हम आज आपको अनुसूची के गुण के बारे में बताएंगे, अर्थात लाभ, इसके क्या एडवांटेज है रिसर्च में। क्योंकि अनुसूची एक पद्धति है और अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई जाती है वो पद्धतियों द्वारा, मेथड्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि अनुसंधान कार्य के लिए बहुत सी पद्धतियाँ होती हैं, चाहे ऑब्जर्वेशन अवलोकन पद्धति के हो या फिर क्वेश्चनरी, शेड्यूल, इंटरव्यू, सर्वेक्षण एवं अन्वेक्षण पद्धति। इस तरीके से कई पद्धतियाँ होती हैं और उन पद्धतियों के माध्यम से अनुसंधान कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी जो एक अनुसूची है वो भी एक मेथड है। इसके क्या लाभ है, इस अनुसूची के माध्यम से यदि कोई रिसर्च किया जाता है या अनुसंधान कार्य किया जाता है तो उसके क्या लाभ हैं, जो व्यक्ति ज़्यादातर हर एक अध्ययनों के अंदर अनुसूची का प्रयोग करता है, उस अनुसूची के गुण और लाभ के बारे में हम आज इस टॉपिक में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अब जहाँ तक अनुसूची के गुण और लाभ के बारे में बात करते हैं तो इसका पहला लाभ है कि प्रामाणिक और विश्वसनीय सूचनाएं, वैलिड एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। यदि कोई अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य में प्रामाणिक और विश्वसनीय सूचनाएं एकत्रित करना चाहता है तो वह अपना अनुसंधान कार्य शेड्यूल के माध्यम से संपन्न करे। ठीक है, तो इसका पहला जो अनुसूची का लाभ है वह है प्रामाणिक एवं विश्वसनीय सूचनाएं एकत्रित करना। क्योंकि अनुसंधानकर्ता जब अध्ययन क्षेत्र में जाता है और उत्तरदाताओं से क्वेश्चन करता, डेटा कलेक्शन करता है या अपने प्रश्नों का उत्तर लेता है, तो वह बिल्कुल आमने सामने वाली स्थिति होती है। सामने उत्तरदाता होता है और अनुसंधानकर्ता उसके सामने होता है और किसी प्रकार की त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं होती और उनमें पूरी तरीके से विश्वसनीयता से, प्रामाणिक तरीके से वो अपने जो शेड्यूल बनाई हुई है उनका वो उनसे, उत्तरदाताओं से पूरी तरीके से त्रुटि विहीन सूचनाएं वो एकत्रित करता है। इसलिए इसे एक खरा या एक साफ सुथरा या विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त करने की एक तरीके से पद्धति के रूप में माना जाता है। फिर इसमें दूसरा लाभ है इसका व्यक्तिगत संपर्क, पर्सनल कांटेक्ट। ये आपको, क्योंकि जब उत्तरदाता जाता है फील्ड में और अनुसंधान करता एक तरीके से सूचनादाताओं के पास में, तो बिल्कुल व्यक्तिगत संपर्क होते हैं, आमने सामने की। इसमें कोई तरीके से सेकेंडरी रिलेशंस की कोई जगह नहीं होती है। तीसरा इसका लाभ है सूचनाएं लिखने की सुविधाएं। सूचनाएं तुरंत लिखी जा सकती है, क्योंकि जो उत्तरदाता जो भी उत्तर देगा उसको हमारा अनुसंधानकर्ता तुरंत उसको लिख सकता है। इसके साथ ही
अवलोकन, अवलोकन की सुविधा। अवलोकन का तात्पर्य ये होता है कि आमने सामने आंखों द्वारा जिसको देखा जा रहा है, कानों द्वारा जिसको सुना जा रहा है, वो अवलोकन की श्रेणी में आता है। तो हमारा जो अनुसंधान करता है वो उत्तरदाता को पूरी तरीके से देखता है, ऑब्जर्व करता है, और वो उनसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनका ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उनसे उन डाटा कलेक्शन करता है। इसके साथ ही पांचवा लाभ है इसका अधिकतम प्रत्युत्तर, मैक्सिमम रेस्पॉन्स। तो जब उत्तरदाता के सामने अनुसंधानकर्ता खड़ा रहता है तो उसमें से अधिक ये संभावना रहती है कि वो उनके प्रत्युत्तर देता है। क्योंकि यदि लिखित में कोई शेड्यूल भेजी जाती है और वहाँ से वो अनुसंधानकर्ता को वापस रिटर्न करता है तो वहाँ पर उसका कोई ऐसा कोई वेश नहीं रहता है कि वो उसमें 100% का क्वेश्चनों का जवाब भर के ही भेजे। परंतु जब शेड्यूल लेके और अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के सामने खड़ा रहता है तो इसमें 100% प्रत्युत्तर की संभावना रहती है। इसके साथ ही छठा है स्पष्टीकरण संभव। स्पष्टीकरण संभव का तात्पर्य यह है कि कोई भी इस तरीके की उसमें संशय नहीं रह पाता है, बिल्कुल स्पष्ट संभावना रहती है कि उत्तरदाता भी पूरी तरीके से तैयार रहता है और अनुसंधानकर्ता भी पूरी तरह तैयार रहता है, और उनके इस तरीके से रिलेशन बन जाते हैं कि वो पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से वो अपना जवाब देते हैं। सातवां है सभी वर्गों के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर ऑल सबके लिए ये यूजफुल है। स्ट्रेटा अर्थात सभी वर्गों के लिए ये तरीके से ये उपयोगी होती है, यूजफुल ऑफ ऑल स्ट्रेटा। इसके लिए सब के लिए यूजफुल होती है ये। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अनुसंधान कर रहे हैं, किसी कैसा भी अनुसंधान करो उसमें इस अनुसूची का उपयोग 100% रूप से किया जाता है। क्योंकि पद्धतियाँ अध्ययन के लिए अनेक पद्धतियाँ भी हो सकती है, परंतु ये पूरी तरीके से यूजफुल होती है और इसमें सभी वर्गों, कोई भी वर्ग हो, किसी भी क्लास के ऊपर आप अध्ययन कर सकते हो, उनके लिए ये यूजफुल होती है। आठवां है निदर्शन संबंधी दोषों का निवारण। कोई जैसे हमारी एक अध्ययन पद्धति है निदर्शन, सैम्पलिंग मेथड। तो सैम्पलिंग मेथड के अंदर क्या होता है कि एक तरीके से कहते हैं कि रिमूवल ऑफ सैम्पलिंग। तो यहाँ कह सकते हैं कि निदर्शन में क्या है कि हम संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन नहीं करके समग्र में से कुछ इकाइयों का अध्ययन करते हैं, और कुछ इकाइयों का जिनका हम अध्ययन करते हैं उनका निष्कर्ष निकालते हैं और उस निष्कर्ष को हम संपूर्ण इकाइयों पर लागू कर देते हैं। तो ये निदर्शन के जो दोष होते हैं उनका निवारण करती है। कैसे कि अनुसूची के अंदर इस तरीके का होता ही नहीं है। अनुसूची में तो क्या होता है कि जैसे सर्वे मेथड होता है उसी के फॉलोअर है ये अनुसूची, कि हमने जिस व्यक्ति का शेड्यूल के माध्यम से अध्ययन किया है उसमें इस किसी प्रकार की कोई त्रुटि रहना असंभव है। तो इस तरीके से निर्दर्शन से संबंधित जो दोष होते हैं उनका निराकरण भी हम अनुसूची के माध्यम से संभव है। सांख्यिकी विश्लेषण सरल, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो एक तरीके से अनुसूची के माध्यम से ज़्यादा अच्छा हो पाता है, इसलिए भी ये उपयोगी है। मानवीय
तत्व की प्रधानता, मानवीय तत्वों की प्रधानता भी इसमें होती है। प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स। तो ये जो मानवीय तत्व है, मानवीय तत्व का मतलब जो शेड्यूल होती है उसको लेके कौन जाता है? अनुसंधानकर्ता। और अनुसंधानकर्ता को होता है एक मानव एलिमेंट्स होता है, और वो जिस फील्ड में जाता है जिससे वो पूछता है वो कौन होता है? उत्तरदाता। उत्तरदाता भी मानवीय एलिमेंट्स होता है। तो इस अनुसूची के अंदर क्या होता है? मानवीय तत्वों की प्रधानता होती है। छठा जो लाभ है वो है दोषपूर्ण लिखावट से बचाव। अनुसंधानकर्ता जब इस फील्ड में जाता है, उत्तरदाता से क्वेश्चन प्राप्त आंसर जो लेता है उसमें किसी प्रकार का दोषपूर्ण या लिखावट की कोई संभावना ही नहीं रहती। ये भी एक लाभ है। 12वां है प्राथमिक तथ्यों का संकलन। मतलब जब उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता दोनों आमने सामने होते हैं तो प्राइमरी जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, वो सामने होते हैं, न कि सेकेंडरी। तो ये प्राथमिक तथ्यों का संकलन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है अनुसूची। तो ये भी इसमें एक इसका गुण है। इसी प्रकार से 13वां लाभ है इसका अनावश्यक तथ्यों की से छुटकारा। भाई जब अनुसंधानकर्ता फील्ड में जाता है, स्वयं सामने उत्तरदाता को पाता है, तो इस प्रकार से कोई अनावश्यक तथ्यों का अपने अध्ययन क्षेत्र में आने की संभावना ही नहीं होता है, और कुछ होता भी है तो उससे छुटकारा एंड टू एंड वो प्राप्त कर लेता है। इसके बाद में 14वां पॉइंट है साक्षात्कार एवं अवलोकन का लाभ। ये जो सबसे बड़ा ये लाभ होता है कि उसमें अनुसंधानकर्ता एक तरीके से साक्षात्कार इंटरव्यू के माध्यम से वो और अवलोकन दोनों अनुसूची में पाए जाते हैं गुण। साक्षात्कार भी हो जाता है क्योंकि उत्तरदाता सामने रह के बात करता है, वो जो अपनी अनुसूची के अंदर जो क्वेश्चन होता है उसको सामने देख के उससे क्वेश्चनों के बारे में पूछता है, वो आंसर देता है, तो ये साक्षात्कार हो गया। और अवलोकन उसके हाव भाव देख के वो अनुसंधानकर्ता ये देख लेता है कि उत्तरदाता कोई अपने दबाव तो महसूस नहीं कर रहा है, या अपने आप में ये स्वतंत्र निष्पक्ष होके किस चीज़ का जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है, उसके लिए वो खुद अपने मैनेज कर सकता है। तो ये अवलोकन भी उसका हो जाता है। तो इस प्रकार से अनुसूची के गुण और लाभ, ये 14 गुण और लाभ हैं जिनके माध्यम से या जिन लाभों को ध्यान में रखते हुए हर एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य में अनुसूची नामक पद्धति का प्रयोग करता है। इसके बाद में हम अनुसूची के दोष, डिमेरिट्स ऑफ या लिमिटेशंस ऑफ शेड्यूल देखते हैं। अब इसके क्या डिमेरिट्स हैं, हम मेरिट्स देख ली, एडवांटेज देख लिया, अब इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। इसमें क्या क्या इसके दोष हैं और या त्रुटि होने की क्या क्या संभावना होती है। अनुसूची के दोषों के अंदर पहला दोष है सार्वभौमिक प्रश्नों का अभाव। क्योंकि अनुसूची पहले से तैयार की हुई प्रश्नों की एक सूची होती है और उसमें ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बढ़ पाते, या जैसे बंद क्वेश्चन और क्लोज क्वेश्चन और ओपन क्वेश्चन, दो प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इसमें सार्वभौमिक प्रश्नों का अभाव होता है कि पूरी तरीके से ऐसे प्रश्न नहीं बना पाते हैं उसमें अनुसूची में जो पूरी तरीके से सब चीज़ों के बारे में उससे जानकारी प्राप्त की जा सके। उसमें क्या है, कुछ लिमिटेड सी क्वेश्चनों का प्रयोग किया जाता है, तो ये इसमें एक कमी है। दूसरा है संपर्क की संभावना, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट्स। ये है कि बहुत से लोग क्या है कि शर्माते हैं, कुछ झिझकते हैं, कुछ अनफर्ड होते हैं, कुछ वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है, तो इनमें क्या है कि प्रॉपर जो कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता, संपर्क नहीं हो पाता, और वो उससे क्या है कि उसमें कुछ त्रुटि रहने की संभावना होती है। तीसरा होता है अधिक समय धन की आवश्यकता, क्योंकि आपको जहाँ अध्ययन करने जाना है वहाँ आपको जाना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, और आपको खर्चा भी करना पड़ेगा क्योंकि आप जा रहे हो, तो आपको धन भी ज़्यादा खर्च होगा और समय भी आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि आप जिस शेड्यूल के लिए आप फ़ोन से बात नहीं कर सकते, आपको ले जाके स्वयं उस क्षेत्र में जाना पड़ेगा, और उन जो एक तरीके से सूचना दाता है उनको ढूंढना पड़ेगा, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा,
वो कब मिलना चाहेंगे तब आपको वेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसमें क्या है कि अधिक समय, धन और की आवश्यकता होती है। पांचवा है सीमित क्षेत्र में उपयोग। ये क्या है कि यूज इन लिमिटेड एरियाज में भी काम में आती है। ऐसे नहीं है कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र में काम आती है, ये एक सीमित है, छोटा क्षेत्र तक ही ज़्यादा अपना कार्य कर सकती है। ये बड़े क्षेत्र के लिए अनुपयोगी सिद्ध होती है, ये भी इसमें एक कमी है। पांचवा है संगठनात्मक समस्याएं। आपको ऑर्गेनाइजेशनल जो एक तरीके से प्रॉब्लम्स है इसमें, आपको यदि बड़ा क्षेत्र में करना तो आपको काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना पड़ेगा, संसाधन जुटाने पड़ेंगे। इस तरीके से इसमें क्या है कि फिर वो व्यक्ति आपको जो संगठनात्मक जो आप बना रहे हो, ग्रुप्स बना रहे हो, वो भी आपको प्रॉपर एक तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये भी इसमें एक समस्याएं रहती है। छठा है अनुसंधानकर्ता की लापरवाही, नेग्लिजेंसी जो है वो एक तरीके से उसकी लापरवाही। अनुसंधानकर्ता यदि कोई लापरवाही कर जाए तो पूरा अध्ययन इफेक्ट हो जाता है, और ये संभावनाएं रहती है, क्योंकि हम यदि अनुसंधानकर्ता को सही पेमेंट नहीं करें और उसको सही तरीके से उसके साथ व्यवहार नहीं करें तो हमारे सीधा अनुसंधानकर्ता क्या करता है, उस अध्ययन में लापरवाही कर देता है। तो ये भी एक इसकी समस्या है। सूचनादाताओं का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सूचनादाता क्या होता है कि यदि किसी जाति विशेष या किसी वर्ग विशेष या किसी क्षेत्र विशेष के बारे में हम क्वेश्चन करते हैं तो अपने को ही गलत, अपने क्षेत्र के बारे में ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे, अपनी जाति के बारे में ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे, अपने धर्म के बारे में ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, अपने परिवार के बारे में ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो इस तरीके से कभी कभी उनका क्या है कि वंशवाद, जातिवाद, धर्मवाद, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद, इनसे ग्रसित होकर वो कभी कभी अपना पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं और डेटा गलत दे देते हैं। तो ये भी इसकी एक समस्या है। आठवां है एक जोखिम भरी पद्धति। ये क्या है, एक तरीके से रिस्की टेक्निक है। रिस्की ऐसे है कि यदि आप कहीं चले गए और आपने उत्तरदाताओं को नाराज़ कर दिया तो वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, आपसे पर एक कोई भी किसी प्रकार का जाति संबंधित कोई ऐसा मुद्दा आपने पूछ लिया और उनको बुरा लग गया तो आप फिर जान जोखिम पे भी आ सकती है। और यदि आप वहाँ जा रहे हों तो आपकी काफ़ी समस्याएं होती, जाने की समस्याएं, ठहरने की समस्याएं, उनसे लोकल भाषा में बात करने की समस्या। इस तरीके से ये काफ़ी रिस्की होती है, जोखिम भरी होती है। तो इस प्रकार से ये अनुसूची के दोष होते हैं या इनकी समस्याएं हैं 8 प्रकार की। अब यहाँ पर हम इन सभी सीमाओं के बावजूद भी यदि हम निष्कर्ष निकालें तो ये होता है कि अनुसूची की जो ये सीमाएं हैं इसके बावजूद भी सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण में क्या होता है, ये प्राथमिक या विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तथ्यों की संकलन में इसकी उपादेयता अद्वितीय है। ये बहुत अच्छी है, फिर भी हम मानते हैं कि इसकी सर्वेक्षण हो या अनुसंधान कार्य, इसमें सबसे बढ़िया इसका अद्वितीय योगदान है। वर्तमान में अनेक सरकारी हो या गैर सरकारी हो या देन है में इसका उपयोग बहुत अधिक किया जाने लगा है। इसलिए ये काफ़ी यूजफुल और बहुत ही अच्छी पद्धति है जिससे अनुसंधान कार्य में काम में लिया जाता है। इसी के साथ पर आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। नमस्कार।